नमस्कार सभी को। कैसे हैं इंजीनियर्स, कैसे हैं डॉक्टर्स। आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसको, आगे कंटिन्यू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट को इन नॉन मेटेलिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। सो बच्चों, पहले बात कर लेते हैं किसकी, वंडर वॉल फोर्स की। मैंने ये आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको हम डील करेंगे लास्ट में, जो केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट के टॉपिक्स में। तो वंडर वॉल फोर्स अभी की जो नॉलेज है, अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसकी नॉलेज के लिए आप समझ लीजिए। जो ये वंडर वॉल फोर्स होता है ना, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मतलब क्या होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर एग्जिस्ट करेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो अब ये जो वंडर वॉल फोर्स है, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब तीन कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक तो हो गई किजोमी। ठीक है साहब, किजोमी ने बताया था कि भाई साहब दो नॉन पोलर के बीच में अगर एग्जिस्ट कर रहा है वंडर वॉल फोर्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, किजोमी। ठीक है साहब, डिबाई ने क्या बोला कि पोलर और नॉन पोलर के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, डिबाई हो गया। और लंदन भाई साहब ने क्या बोला कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अगर एग्जिस्ट कर रहा है वंडर वॉल फोर्स, तो हमें उसे क्या कहेंगे, लंदन फोर्स। तो ये सबसे वीक होता है लंदन फोर्स, फिर डिबाई उससे स्ट्रॉन्ग, और किजोमी सबसे ज्यादा, क्योंकि दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। वही वाला है केस, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हमारे को क्या देखना, वंडर वॉल फोर्स दे दिया, अब उसका पहले हमें टाइप चेक करना है। या दो, जैसे मान लीजिए हीलियम है, हीलियम और एक और हीलियम है, तो उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा, आयनिक हो सकता है, नहीं हो सकता। पोलर हो सकते हैं, नहीं है, दोनों पोलर। दूसरी बात क्या है, नॉन पोलर है, हाँ दोनों नॉन पोलर है। तो जब दोनों नॉन पोलर है, तो क्या बचेगा बच्चों, लंदन फोर्स बच गया आपके सामने। तो लंदन फोर्स हो गया उनके बीच में, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका, हमने टाइप चेक कर लिया पहले क्वेश्चन के अंदर, फिर क्या चेक करेंगे, मास। ठीक है, अब मास जैसे जैसे बढ़ेगा, मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। ये तो हो गया वंडर वॉल की हिस्ट्री। अब बात कर लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इंट्रा का मतलब क्या होता है, आपने सबने बॉन्डिंग पढ़ रखी है, थोड़ी बहुत तो आइडिया होगा। तो बॉन्डिंग का मतलब हो गया, इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो यार कैसे होगा बात, अभी समझ लेते हैं ऐसा। तो यहां पे हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग बना दी, ये बहुत बनानी है अपने को ऑर्गेनिक के अंदर बच्चों, ध्यान रखेंगे अपन। बेंजीन बना दी, अब यहां पे मैंने क्या लगा दिया, OH, और यहां क्या लगा दिया, एंड O डबल बॉन्ड O। और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। ये जो बना है, ये जो अट्रैक्शन बना है इन दोनों के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटर के बीच में क्या हो जाएगा, विद इन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो बात कर लेते हैं, यहां पे क्या होगा, हमने क्या बनाया, यहां पे बना दिया OH, यहां पे ये अट्रैक्शन हो गया, यहां बना दिया एंड डबल बॉन्ड O, यहां पे ये। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पैरानाइट्रोफिनॉल। ये क्या बन जाएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है बात। अब क्या हुआ कि जैसे मैं इंट्रामॉलिक्यूलर से इंटरमॉलिक्यूल में चलता हूं, तो क्या होता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब बॉन्ड की क्या हो जाएगी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब बात कर लेते हैं, जब स्ट्रेंथ बढ़ रही है मेरी, क्या स्ट्रेंथ बढ़ी, तो क्या बचेगा, मॉलिक्यूलर जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। जब मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ी, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर अलग अलग करना है, तो अपने को क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा होते हैं। तो बात करें अब विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, हमारा एल्कोहल, फिर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोल, फिर हो जाएगा ग्लिसरॉल। यहां पे क्या हो रहा है, एल्कोहल में एक OH आता है, ग्लाइकोल के अंदर 2 OH आ गए, और ग्लिसरॉल के अंदर 3 OH आ गए। जब 3 OH आ गए, तो विस्कोसिटी बढ़ रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ रहा, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो है। अब क्या बात हो रही है, यहाँ पे विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ेगा और सरफेस टेंशन भी बढ़ेगी। लेकिन जो आपको मेन चीज ध्यान रखनी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन इन पे आएगा कि यार एक ऑर्डर दे दिया जाएगा, तो आपको क्या बताना है, 4 कंपाउंड्स दे दिए, आपको उनका विस्कोसिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, या फिर दे देंगे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है, या फिर क्या बताना है, सरफेस टेंशन का आपको ऑर्डर बताना है। तो ये चीजें आपको डील करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वॉलेटिलिटी। क्या है, वॉलेटिलिटी। ये क्या होता है, अगर मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है,
तो वो इजीली एवेपोरेट नहीं होगा। जब वो इजीली एवेपोरेट नहीं होगा तो उसकी वॉलेटिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो हमारे पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट कम वेपर प्रेशर ज्यादा, मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा। ठीक है बात, बच्चों समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स की, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, सबको कवर कर डालेंगे। ठीक है साहब। सो बच्चों बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। बच्चों की मेरे पास एक शिकायत आई थी कि आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, तो अब मैं धीरे बात करूंगा, एग्जांपल्स को हम अच्छे से डील करेंगे। तो बच्चों हम बात कर लेते हैं किसकी, एग्जांपल्स की। आपके सामने 7 एग्जांपल लिख रखे हैं, आप पहले खुद ट्राई कीजिएगा, बात इस वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू सॉल्यूशन को कीजिएगा। ठीक है साहब। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। ठीक है साहब, ले लिया आपने? 1 2 3। अब बात कर लेते हैं अपन पहला एग्जांपल की। तो पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट की हमारे को बात करनी है। अब दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन हो सकता है? कोई अट्रैक्शन है क्या? कोई पोलर मॉलिक्यूल है ये दोनों? नहीं है, क्योंकि ईएन का कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब बॉन्ड क्या हो गया, 0 हो जाएगा, मतलब बॉन्ड के बीच में पोलरिटी है ही नहीं, मतलब यहां तो हो गया नॉन पोलर, ये हो गया नॉन पोलर। अब दो नॉन पोलर के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है साहब बच्चों, बताओ? लंदन होता है कि डिबाई होता है? लंदन। क्या होगा? लंदन की बात हो रही है। तो लंदन क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तो सबको पता है कि यार ये तो इसके अंदर 1 प्रोटॉन, इसमें 2 प्रोटॉन, इसमें 3 प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है मतलब इसका 3, इसका 2 और इसका 1 हो गया, मतलब H2 है तो 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो होगा, इतना तो सबको पता है अपने। तो अब बात कर लेते हैं, जब ये मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो ऑर्डर आया। ठीक है साहब, पहला एग्जांपल खत्म हो गया। दूसरा एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ICl और Br2। दो Br2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा अट्रैक्शन होगा? दो Br2 के बीच में बताओ बच्चों, जल्दी बताओ। Br2 के बीच में कौन सा अट्रैक्शन हो सकता है? कौन सा होगा? नॉन पोलर, मतलब लंदन फोर्स। और ICl की एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि EN का डिफरेंस आ गया। अब यार EN का मतलब होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। ठीक है साहब, तो इसकी वजह से क्या हो गया, बॉन्ड पोलर हो गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है साहब, तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब ऐसा ही एक और पोलर मॉलिक्यूल होगा इसी के साथ। जब पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, किजोमी। किजोमी और लंदन में से स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? किजोमी बड़ा, मतलब किजोमी है आपके सामने, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बच्चों? किजोमी का। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, आपको ग्रुप के अंदर दे दिया, ग्रुप के अंदर जा रहे हैं अपन, और एक CH4 मॉलिक्यूल जो होता है, एक CH4 जो मॉलिक्यूल है, एक क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, रेगुलर स्ट्रक्चर है, चारों की चारों जो सब्सटेंस है वो सेम है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब डाइपोल मूवमेंट बता देता हूं, डाइपोल मूवमेंट अच्छे से डील करेंगे, इनके बाद आने वाला है डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट होता है, कोई भी एक रेगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एक सेंट्रल एटम है और उसके बीच में सारे जितने भी सराउंडिंग एटम है वो सेम है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यह है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, अब ये भाई साहब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है सारे के सारे, तो डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, क्योंकि पीरियड के अंदर चल रहा है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा मतलब क्या हो जाएगा, वंडर वॉल्स फोर्स बढ़ेगा, वंडर वॉल्स फोर्स बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना, है ना? ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन ईथर की, अल्कोहल की, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही। पहले ये चीज जरूर ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट पूछा है कि वेपर प्रेशर पूछा है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर। तो बात कर लेते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। खत्म हो गया साहब। अब बात कर लेते हैं HCl, HNO3, H2SO4 और H3PO4। अब क्या है, ये सिंपल सा एग्जांपल है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर भी। तो ये हमारा HCl है, ये क्या एक पोलर मॉलिक्यूल है। जब ये एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इसके बीच में कौन सा अट्रैक्शन अकर करेगा, किजोमी अट्रैक्शन अकर कर रहा है इसके अंदर। जब HCl के अंदर किजोमी अट्रैक्शन कर रहा है, HNO3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर कर रहा है और इसके अंदर एक ही OH है। ठीक है, एक ही OH है। H2SO4 के अंदर कितने OH है, 2 OH है। स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं मैं आपको H2SO4 का। S, ठीक है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH और ये OH। बच्चों बात समझ में आ गई? तो 2 OH आ गए अपने पास। H3PO4 के अंदर कितने आ जाएंगे, 3 OH आ गए।
जब यहाँ पे 3 OH आ गए मतलब क्या है, OH की इंक्रीज हो रहा है नंबर, OH का नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा कि कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा तो बच्चों आ गया ऑर्डर, ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं अगले एग्जांपल की। ये अच्छा एग्जांपल है, ईथर दे रखा है, वाटर देखा और D2O दे रखा है, इसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से तो चलो इसको तो वन वॉल फोर्स में इंक्लूड कर लेंगे, इन दोनों के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाता है, स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है D2O। जब D2O की स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेरे को। जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा इसका तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होते ही तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर खत्म हो गई बात। लास्ट एग्जांपल डील कर लेते हैं। लास्ट एग्जांपल में आपसे पूछा क्या है, वेपर प्रेशर, मतलब जो भी अभी हम करते आ रहे थे उसका अपोजिट करना है हमारे को, ठीक है। पहली बात कर लेते हैं, ईथर, ये थायोईथर है और ये अल्कोहल है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये दोनों वंडर वॉल के केस हो गए, ठीक है साहब। अब जब ये वंडर वॉल के केस हो गए तो इनका तो वॉल्यूम वेपर प्रेशर क्या होगा, जनरल सी बातें ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वंडर वॉल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है तो वो तो सबसे लास्ट में वॉलेटाइल होगा। एल्कोहल जल्दी से नहीं उड़ती है, दारू ऐसे रख देते हैं तो कहां उड़ती है, टाइम लगता है थोड़ा सा उड़ने के लिए, लेकिन ये भाई साहब होंगे जल्दी उड़ सकते हैं। ईथर तो उड़ ही जाता है यार, ऑर्गेनिक लैब के अंदर हम डील करते हैं काफी। आप जब भी IIT के अंदर घुसेंगे और जो मेडिकल वाले हैं तो उनको पता लगेगा यार ईथर तो बहुत जल्दी उड़ता है, एसीटोन बहुत जल्दी उड़ता है। इंजीनियर ध्यान रखना, IIT में होने वाले हैं आपके साथ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ईथर की, ठीक है। तो यहाँ पे वंडर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो क्या होगा, वंडर वॉल फोर्स बढ़ेगा, वंडर वॉल फोर्स बढ़ा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, तो आ गया ऑर्डर, ठीक है बच्चों। अब बात करेंगे थोड़े बहुत और एग्जांपल्स की। सो बच्चों ये जो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और मुझे आंसर बताना है, प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं ये 4, मैं बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, उनके बीच में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है। सैलिसाइल्डिहाइड एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड, इनके बीच में वॉलेटिलिटी बतानी है आपको, ठीक है साहब। ये सैलिसाइल्डिहाइड है और ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड है। दूसरा H2CO2 और H2O, इनके अंदर क्या बताना है आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है। और C6H6 C2H5OH और H2O, इसके अंदर आपको क्या बताना है, सरफेस टेंशन। आगे हम जो डील करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, तो कंसंट्रेट कीजिएगा और थोड़ा बहुत याद करने का भी हो सकता है, तो प्लीज बी फोकस हियर। तो बच्चों बात कर लेते हैं, ये जो एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है यार। मतलब ऐसे मान लीजिए आपकी बिटर पिल भी आने वाली है और कंफ्यूजन भी साथ में आने वाला है इसके साथ, ठीक है साहब। वो तो बेनिफिट है, मतलब वो तो फ्री में मिलता है इनऑर्गेनिक के अंदर। यहाँ का कंसेप्ट वहां नहीं लग रहा है, वहां पे एक्सेप्शन पैदा हो रहा है, वो हो गया मामला खत्म। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की। तो बोलते हैं कि H2O, H2S, H2Se और H2Te, जो यहाँ पे H2O है इसके अंदर तो क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट कर रही है, लेकिन इन 4 के अंदर हाइड्रोजन, इन 3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट नहीं कर रही। अब जब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट नहीं कर रही तो क्या एडजस्ट करेगा, वंडर वॉल फोर्स। जब वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मतलब मास के जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इनमें से ऑर्डर क्या आएगा, फिर ये तो सबसे टॉप पे आ गया क्योंकि इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये तो आ गया सबसे, मान लीजिए टॉप पे H2O। देन क्या आ जाएगा H2Te, क्योंकि सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो इसका क्या हो जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है सेम रहेगा। जो ये MPT और BPT लिखा हुआ है ना मैंने, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो ऑर्डर है ना H2O वाली सीरीज के लिए, ऑक्सीजन वाली सीरीज के लिए वो सेम रहेगा, ठीक है सर। पहली बात तो ये H2O, H2Te आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा H2Se, H2Se और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा H2S, ठीक है। अब इससे हम क्या कहते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। चीटिंग नहीं करनी है बच्चों, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे तो लिख देते हैं अपन, बैंच की ट्रिक बनाने के लिए कुछ भी कर लेते हैं अपन लोग, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। दूसरा है अपने पास मेल्टिंग पॉइंट, नाना पापा आशुष का भी मां, ठीक है। अब फिर इस भाई के अंदर तो क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडजस्ट कर रही है, तो ये तो आ गया टॉप पे। दूसरी बात क्या है, इन तीनों के अंदर क्या हो रहा है,
इन तीनों के अंदर क्या एग्जिस्टेंस होगा, वंडर वॉल फोर्स का। जब वंडर वॉल फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। जब मॉलिक्यूलर मास के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लास्ट में सबसे टॉप पे कौन आएगा, सबसे टॉप पे कौन आ जाएगा, NH3। उसके बाद कौन आ जाएगा, SbH3। SbH3 आ गया, NH3, फिर क्या आ जाएगा, SbH3, फिर कौन आ जाएगा, ASH3। ठीक है, आशु भाई साहब आ गए, फिर कौन आ जाएगा, पापा आ जाएंगे, आ गए पापा लास्ट में। इसे पॉजिटिव कहते हैं, पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अब यहां तक ये बात खत्म हो गई, अपनी दोनों सीरीज खत्म हो गई। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, HF, HCl, HBr और HI। इसके बॉइलिंग पॉइंट, ये बच्चों ध्यान रखना, इनका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर और इसके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर रहा है, तो ये भाई साहब तो पहले आ गए। और इन बीच के अंदर क्या होता है, वंडर वॉल फोर्स, तीनों के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं होती। तो ये तीनों के तीनों वंडर वॉल शो करते हैं। तो वंडर वॉल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास के। मास जैसे बढ़ेगा, क्योंकि सारे के सारे पोलर है, सारे के सारे पोलर है, मतलब किसो में शो कर रहे हैं, किसो में भी शो कर रहे हैं, तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मास देखेंगे आप। मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, आयोडीन का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर किसका हो जाएगा, क्लोरीन का। तो आयोडीन सबसे पहले आ जाएगा, फिर ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा। HF के बाद आ जाएगा HI, फिर आ जाएगा HBr, फिर कौन आ जाएगा, HCl। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। यहां पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है बच्चों, यहां पे जो HF है ना, HF से ज्यादा हो जाता है HI का, HF से ज्यादा हो गया HI का, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, SbH3 का हो जाता है। यहाँ पे वंडर वॉल फोर्स क्या हो जाता है, इतने ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। मतलब इनकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका HF का, और जो NH3 का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए है, वो क्या कर जाते हैं, HI जो वंडर वॉल फोर्स शो कर रहे हैं, वो क्या कर जाते हैं, डोमिनेट कर जाते हैं। इस वजह से ये ऑर्डर आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, अलग ऑर्डर हो गया। ऑक्सीजन वाली सीरीज के लिए तो क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर आ गया। लेकिन NH3 के अंदर मेल्टिंग पॉइंट तो सही है, ऑक्सीजन जैसा ही आ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, NH3 बाद में आ गया SbH3 के। ठीक है, HF क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो सेम आ रहा है ऑक्सीजन फैमिली जैसा, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है, चेंज हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, HF, NH3 और H2O। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या रहेगा इनका ऑर्डर, अब पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होते हैं, 4 होती हैं। ये भाई साहब 3 शो करते हैं, ये एक डिपेंड करता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना लिक्विड और सॉलिड स्टेट के अंदर, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से डील करेंगे, एक लेक्चर बनेगा पूरा का पूरा उसमें। तो जो HF होता है ना, वो क्या शो करता है, जिगजैग शो करता है, जिगजैग नेचर होता है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीट के अंदर भी पूछा है और शायद जेई के अंदर भी पूछा है, मेरे को जहां तक याद है। और H2 नीट के अंदर तो कंफर्म पूछा है। H2O का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, फिर NH3 का बॉइलिंग पॉइंट के अंदर क्या हो जाएगा, H2O सबसे ज्यादा। मतलब हम चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, H2O तो ज्यादा आगे रहेगा। अब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर तो क्या हो गया, HF आगे डोमिनेट कर गया NH3 से, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में क्या कर गया, NH3 आगे डोमिनेट कर गया HF से। ठीक है बच्चों, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी है और याद करना ही पड़ेगा आपको ये चीज तो। ठीक है साहब, इनका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मैं। अब बात करेंगे अपन आगे की किसकी, एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट की, वो बहुत आसान होता है। ठीक है, उनके साथ डील करते हैं अपन। सो बात कर लेते हैं बच्चों किसकी, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ एलिमेंट्स की। अब एलिमेंट्स की मैं जब बात कर रहा हूं ना, तो आपको पता है यहाँ पे क्या क्या कवर हो रहा है, आपके यहाँ पे S ब्लॉक कवर हो रहा है, P ब्लॉक कवर हो रहा है, D ब्लॉक कवर होगा आगे के। अब यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट्स के खत्म हो गए, मतलब ब्लॉक्स खत्म हो गए। ठीक है, तो एक बेनिफिट आपका ये हो जाएगा इसके अंदर, आपको पीरियोडिक टेबल ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि आप भी बोलोगे कि यार सर पूरा का तो पूरा S ब्लॉक कवर करा दिया, पूरा ही P करा दिया, पूरा ही D करा दिया आपने तो। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, पहले एग्जांपल की। पहला एग्जांपल क्या बोलता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये क्या होता है, मेटल्स है, मेटल के अंदर मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अब ये बॉन्ड एग्जिस्ट कैसे करता है, ये क्या है हमारा एक स्क्वायर जैसा बना रखा है मैंने, ये क्या है, ऐसे मान लीजिए एक स्क्वायर है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है, न्यूक्लियस है ये। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहलाता है ये। इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो पॉजिटिव है इसे हम कर्नल कहते हैं। तो ये ऐसा होता है किनके अंदर, मेटल्स के अंदर। अब क्या हुआ, मेटल के अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग के अंदर। अब यहाँ पे तो सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के अंदर। जब एक एक इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो तो खत्म हो गया, वो वाला फैक्टर तो लगेगा नहीं। अब मेटेलिक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, साइज के। साइज बढ़ा तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या आएगा ऑर्डर। बच्चों बात समझ में आई, क्या बोला मैंने मैंने बोला कि जो हमारा मेटेलिक बॉन्ड है ना, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के अंदर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके अंदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, ली ना के रब से परियाद, ठीक है साहब। तब क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, मेल्टिंग पॉइंट कम। दूसरा समझिए आप, दूसरा क्या, सारे के सारे मेटल है। यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा है, ये है हमारा मैग्नीशियम। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जब भी एक क्वेश्चन आएगा किसका, सेकंड डे का, जब भी मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे चलेगा बेकार सर बालन मांगे। मतलब जो सर है ना उसको क्या चाहिए, बालन चाहिए। कौन सी बालन चाहिए, विद्या बालन। अब विद्या बालन तो मिल नहीं सकती ना, तो क्या बोले, बेकार सर है यार, विद्या बालन मांग रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको, ये एग्जांपल समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन मिला, ये मैग्नीशियम का, और तो बाकी रेगुलर ट्रेंड है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के, लेकिन इसका कुछ लैटिस स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, इस वजह से ये भाई साहब क्या हो जाते हैं, लास्ट में चले जाते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, तो ये लास्ट में फिका गया साहब। कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। अब बात कर लेता हूं इनर्ट गैस की, इनर्ट गैस की, हीना नीना और करीना, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे नॉन पोलर है। जब सारे के सारे नॉन पोलर तो वंडर वॉल फोर्स हो गया, तो कौन सा फोर्स लगेगा, लंडन फोर्स। लंडन फोर्स लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मॉलिक्यूलर वेट के। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप चल रहा है ना, डाउन द ग्रुप चल रहा है। जब डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो ये ऑर्डर आ गया। बात समझ में आ गई आपको, ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं हेलोजन की। हेलोजन के अंदर क्या रहेगा, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो F2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या रहेगा, वंडरवॉल फोर्स रहेगा। अब वंडरवॉल फोर्स रहेगा तो कौन सा रहेगा, नॉन पोलर वाला रहेगा, लंडन फोर्स एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। अब दो फ्लोरीन के बीच में, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे लंडन फोर्स लग गया अपना, तो क्या हो जाएगा। अब हमने टाइप तो चेक कर लिया उसका, अब मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ मॉलिक्यूलर वेट तो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट डाउन द ग्रुप बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है। ये होते हैं भाई साहब गैस, ये होता है गैस। एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है और इसका एटॉमिक नंबर आपसे पूछ लिया जाता है 35, ठीक है साहब। ब्रोमीन का 35 होता है। इसकी भी आपको ट्रिक बता दूंगा मैं कि कैसे निकालोगे आप एटॉमिक नंबर। और आयोडीन भाई साहब कौन हो जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत ही ज्यादा वायलेंट रिएक्शन शो करता है। मतलब क्या होता है, इसकी जो लिक्विड होता है बहुत ही तगड़ा है, मतलब बोलते हैं कॉरोसिव है, ये कॉरोसिव टाइप का है। आप इंजीनियर्स यूज करेंगे इस चीज को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये भाई साहब होते हैं सॉलिड। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, O2 और ये बाकी जो S ओल्ड स्टाइल से टीपो वाले जो आदमी ना S एसिड T, ये क्या होते हैं, ये किसमें एग्जिस्ट करते हैं पता है आपको, H2 के अंदर। जैसे ऑक्सीजन होता है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ये भाई साहब H2 के अंदर स्टेबल नहीं होते। जब H2 के अंदर स्टेबल नहीं होते तो किसमें एग्जिस्ट करेंगे, S8 में या S6 में एग्जिस्ट करता है। ये तो S6 में भी करता है, S8 में भी करता है। अब बात कर लेते हैं Se8 और T8, ये इनकी स्टेबल फॉर्म होती है। अब जब भी बात करेंगे आपसे पूछेंगे कि यार स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, S2 होगी कि S8 होगी, तो आपको क्या आंसर टिक करना है, S8। मेरा बच्चा कभी गलत नहीं करना चाहिए साहब, समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वन टू वन फोर्स क्या, मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो आंसर आ जाएगा ये। बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन नाइट्रोजन फैमिली की। नाइट्रोजन के अंदर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी यार, सर यहां तक तो समझ में आ गया कि यार वन टू वन फोर्स लग रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो हमारा ये ऑर्डर आना चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गई बात। लेकिन ये जो एसपी और बीआई होते हैं ना,
HBPA ये क्या होते हैं, मेटेलिक टाइप के बॉन्डिंग शो करते हैं। जब ये मेटेलिक टाइप की बॉन्डिंग शो करते हैं ना, तो ये क्या बोलता है कि वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, तो Bi की साइज छोटी, Bi की साइज छोटी, तो Sb क्या हो जाएगा, उससे छोटा है साइज के अंदर। इसकी तो साइज बड़ी है Bi की, तो इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। इसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो SBI का उसका ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली तो अब बात कर लेते हैं बच्चों कार्बन फैमिली की। कार्बन फैमिली क्या बोलती है, तो कार्बन फैमिली बोल रही है कि ये तो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड कर रहा है कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक ओवरलैपिंग के अंदर एक कंसेप्ट बताया था कि लकड़ी जितनी लंबी तोड़ना उतना ही आसान है। जब बॉन्डिंग साइज ऑफ एटम की बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगी तो तोड़ना आसान। तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो ज्यादा है सिलिकॉन से, सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा जर्मेनियम से। ठीक है साहब। अब क्या हो गया, यहाँ पे SN और PB की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड। अब यार आप सोचोगे कि सर आपने बात कर ली कि मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेटेलिक बॉन्ड की, लेकिन साला PB की तो साइज कम होनी चाहिए थी, PB की साइज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, आपको एक पढ़ा होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन करके। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, और हमारा जो ट्रांजिशन मेटल का कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। जब ऑलमोस्ट साइज सेम हो गई तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ते ही तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनेगी ना, साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसमें बनेगी। तो इस वजह से PB का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है वो ज्यादा होता है SN के कंपैरिजन में। बात समझ में आएगी नहीं आई? ये जितने भी है ना, मैंने आपको जेड इफेक्टिव बोला, EN बोला, ये आप मैंने लेक्स अपने जैसे ही बॉन्डिंग खत्म होगी मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों की। पीरियोडिक टेबल में इतना वॉस्टली पढ़ाऊंगा कि आपका S-P-D सब खत्म होगा और आप बोलोगे कि मास्टर ने मजे दिला दिए। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन और एग्जांपल्स की। सो बच्चों बात कर लेते हैं अपन किसी बोरॉन फैमिली की। बोरॉन फैमिली के अंदर एक अजीब सा ही कंसेप्ट है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं बाबा अली। यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो बॉन्ड साइज ऑफ मेटल बढ़ेगा, मतलब एलिमेंट बढ़ेगा, साइज ऑफ एलिमेंट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो गया। तो बोरोन और एल्युमिनियम का हमारे को केस समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं जो गैलियम होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है कि अगर उसको तो हाथ में रखोगे ना तो वो पिघल जाएगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं इंडियम और टेरियम के अंदर क्या कंसेप्ट लगेगा, वही है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और इन्हीं की वजह से इसका क्या हो जाएगा, Tl का ऑलमोस्ट साइज सेम हो गई। जब साइज ऑलमोस्ट सेम हो गई तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बढ़ जाएगी, इसकी। अब इसी की वजह से क्या हो जाएगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, इसके इंडियम के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं अपन 3D से 4D, 4D से 5D, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। अब बात कर लेते हैं अपन डी ब्लॉक के। तो डी से क्या बात कर रहे हैं, 3D से 4D जा रहे हैं और 4D से 5D जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा ऑलमोस्ट 4D और 5D की तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, मतलब 3D से 4D गया तो साइज थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन 4D से 5D जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ता है। जब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो साइज क्या हो गई, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अब ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गई तो इसकी वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 5D सीरीज का सबसे ज्यादा होता है, फिर 4D का होता है, फिर 3D का होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई आप बात को। अब लेकिन एक एक्सेप्शन इस चीज का भी है, देख लो बिटर पिल आने वाली है आप लोग की। जैसे मैं पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करूंगा वहां पे आ जाना नहीं आपकी बिटर पिल। अब बात कर लेते हैं अपन ZnCdHg। इसका ऑर्डर क्या आता है, ये 3D का एलिमेंट, ये 4D का एलिमेंट और ये किसका है, 5D का एलिमेंट। क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था इसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या आ गया कि Zn का ज्यादा होता है CD के कंपैरिजन में, CD का ज्यादा होता है Hg के कंपैरिजन में। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है इनके बीच में। इस वजह से क्या होता है, Zn का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आता है CD के कंपैरिजन में, और ये भाई साहब तो क्या हो जाता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जो हमारा लिक्विड होता है ना, ऐसा कौन सा मेटल है और ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के अंदर। नॉन मेटल भी मैं बता चुका हूँ, मेटल भी बता चुका हूँ, कौन कौन से हो गए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है यहाँ पे, एक तो ब्रोमीन आ गया जो कि नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर 35 है,
और Hg हमारा क्या है, मेटल है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर होगा इसका 80, ठीक है साहब। ये दोनों क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर के अंदर लिक्विड होते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं अपन 3D सीरीज की। कुछ 3D सीरीज के अंदर यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कैंडियम से टाइटेनियम जा रहा है, टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर, बॉन्डिंग के अंदर, मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्कैंडियम के अंदर D1 है, ये D2, ये D3, ये D5 हो जाता है और इसका 4s1 होता है, बाकी होगा सबका 4s2 है, ठीक है। ये भी हम डील कर लेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर 4s2, तो 3d1, ठीक है साहब। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर वो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। जब वो बढ़ रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन द मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, साइज के, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं जो ये मैग्नीज होता है ना, ये क्या होता है 3d5 एंड 4s2, 3d5 एंड 4s2। अब ये जो 3d5 है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से मतलब जब 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ जाएगा, एक सर्टेन डिक्रीज आ गया। अब बात कर लेते हैं फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कौन नहीं, फिर वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, दिख गया आपको। अब बात कर लेते हैं अपन मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इन पीरियोडिक टेबल, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। अब यार आप लोगों ने सुना होगा जो डायमंड है ना उसके पैसा ज्यादा है, लड़की को डायमंड ही पसंद आता है, लड़कियों को ज्यादातर डायमंड ही पसंद आता है और उसका पैसा भी क्या होता है, ज्यादा होता है, तो भाई साहब का मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा है। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करेंगे तो वो कौन है, कार्बन डायमंड। दूसरी बात कर लेते हैं मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट की, वो कौन होगी, इनर्ट गैस वाले हैं, ये ले साहब हीलियम आ चुका है अपना मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। अब बात कर लेते हैं अपन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल की। आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है तो कार्बन डायमंड आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल में किसका है तो वो आ जाएगा टंगस्टन W का, ठीक है। और मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका आ जाएगा, Hg का। ऑब्वियसली बात है लिक्विड है भाई साहब, ठीक है बात बच्चों, बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की। बच्चों बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। अब थर्मल स्टेबिलिटी क्या होता है, मैं अगर कंपाउंड को हीट कर रहा हूं तो वो किस टेम्परेचर पे जाके टूट रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी कहेंगे। एट विच टेम्परेचर इट विल ब्रेकिंग इनटू अनदर स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है सर। तो बात कर लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की। अगर हम पॉलीएटॉमिक एनायंस देखेंगे, जब भी हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्स के साथ आपको डील करना है, तो उनके अंदर आपको चेक करना है कि यार पॉलीएटॉमिक एनायन तो नहीं दे रखा। पॉलीएटॉमिक एनायन का मतलब क्या हुआ, जो थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, एक से ज्यादा एनायन होना चाहिए उसके अंदर, मतलब एक से ज्यादा उसके अंदर एटम होने चाहिए, ठीक है साहब। तो अब क्या बात कर लेते हैं, CO3-2 मतलब क्या है, एक से ज्यादा है, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, एक से ज्यादा है, OH- एक से ज्यादा है एटम, O2-2 एक से ज्यादा है, O2-2 ये क्या हो जाएगा, एक से ज्यादा है। अब ये O2-2 होता है, इसे हम कहते हैं पर ऑक्साइड, और पर ऑक्साइड की जो ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम डील करेंगे ऑर्गेनिक के अंदर। अब ये O2- की बात कर लेते हैं अपन, सुपर ऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर, और जो हमारे ये ऑक्साइड जो क्या होता है, पर ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है नेचर के अंदर। तो जो पैरामैग्नेटिक है, जो कि हमारा सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक है, उसकी वजह से कलर डेवलप होता है। ये क्या होता है, कलर्ड होता है सुपर ऑक्साइड। जो हमारा ऑक्साइड और जो क्या है पर ऑक्साइड है, वो क्या होते हैं, नॉन कलर वाले होते हैं, मतलब कलर नहीं शो करते हैं। जो कलर शो कर रहे हैं ना, कौन से, पर ऑक्साइड, अगर गलती से कलर भी शो कर देते हैं तो वो किसकी इंप्योरिटी की वजह से होता है, सुपर ऑक्साइड की इंप्योरिटी की वजह से होता है। थोड़ा टॉपिक से भटक गया, लेकिन हम बात कर लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं, इंटरेस्टिंग था ये, इसलिए बता दी। अब बात कर लेते हैं अपन अदर कंपाउंड्स के। अदर कंपाउंड्स के अंदर क्या होगा, जिसके अंदर एटॉमिक जो हमारा एनाइन है वो क्या है, एक ही है, मतलब एक ही एटम है, तो उसके अंदर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पॉलीएटॉमिक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के थर्मल स्टेबिलिटी, और जो अदर कंपाउंड्स की हम बात करें उसके अंदर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बात कर लेते हैं, और ये तो है ग्रुप की बात। जब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। अब ऊपर से नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, किसी भी ग्रुप के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया लिथियम वाला, फर्स्ट ए एल्कलाइन मेटल, तो उसके अंदर क्या, ली
ना कि सबसे बढ़िया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो वो क्या हो गया, ग्रुप हो गया। पीरियड क्या हो गया, अब पीरियड की हम बात कर लेते हैं, लिथियम, फिर क्या होना जाएगा, बेरिलियम, कार्बन, सॉरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये पीरियड आ जाएगा। तो उसके अंदर क्या डिपेंड कर रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी डेल्टा ईएन के ऊपर। डेल्टा ईएन क्या बताता है आपको, बॉन्ड की पोलरिटी बताता है कि बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है। जितना ज्यादा ईएन का डिफरेंस होगा, जैसे मान लीजिए एचएफ है, तो एच की जो ईएन होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2.1 होती है हाइड्रोजन की, और जो हमारा फ्लोरीन है उसकी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 4 होती है। तो माइनस करके देखो कितना आ रहा है, 1.9 आ रहा है, 1.9 आ रहा है। तो बॉन्ड की पोलरिटी काफी अच्छी खासी है। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जितना ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है साहब, बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे ढेरों एग्जांपल्स की, ठीक है। तो बच्चों बात कर लेते हैं किसकी, थर्मल स्टेबिलिटी के एग्जांपल्स की। मैंने आपको बता तो दिया कि यार क्या क्या कंसेप्ट था, अब उनको अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट ही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंसेप्ट तो होते हैं छोटे से, लेकिन आपने अप्लाई क्या किया है, अपना दिमाग क्या लगा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपका सही होगा कि गलत। तो अब पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को बता रहा है कि बेरिलियम कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या है, एक पॉलीएटॉमिक एनाइन है। जब भी पॉलीएटॉमिक एनाइन आ गया तो हमारे को क्या देखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, ठीक है साहब। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ऐसा भी है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप गए तो क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी, कम ही होगी यार मेरे हिसाब से। आइए बच्चों ऑर्डर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे की। दूसरा क्या है हमारे पास, पॉलीएटॉमिक एनाइन है। पॉलीएटॉमिक एनाइन तो लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट। अब ये क्या बोल रहा है कि मेरे को थर्मल स्टेबिलिटी बता। थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास तो एक ही कंसेप्ट है, रामबाण जिसे बोलते हैं ना, वो है ये क्या, जैसे ही पॉलीएटॉमिक एनाइन दिखा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज के, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बात समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड की। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, कार्बन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड और टिन टेट्राक्लोराइड। अब क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या है, एक पॉलीएटॉमिक एनाइन है क्या, Cl4 है ना, पॉलीएटॉमिक एनाइन होगा। अरे बच्चों Cl4 एक पॉलीएटॉमिक एनाइन नहीं होता है, बात देखिए, Cl 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 सिंगल है, सिंगल है तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल है तो मतलब पॉलीएटॉमिक एनाइन नहीं है। तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज के, तो ये हम क्या चल रहे हैं, डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, ठीक है। क्या ये सीता जी सुनो, प्रभु प्रभु जी तो सुनते ही सीता जी की है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये हो गया तो अब क्या हो गया, डाउन द ग्रुप चल रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज के। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया साइज के तो ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी का। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं H2O, H2SE, H2SE और H2TE की, ठीक है साहब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हो रही है। एनाइन क्या है, O-2 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 पॉलीएटॉमिक है क्या, नहीं है पॉलीएटॉमिक। जब ये पॉलीएटॉमिक नहीं है तो थर्मल स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज के, क्योंकि वो अदर कंपाउंड के अंदर आ गया, तो ये हो जाएगा साइज का ऑर्डर, ठीक है साहब, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब बात बच्चों बात कर लेते हैं लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड और BeCl3 के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन पीरियड के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे क्या एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब पीरियड के अंदर हमारे को क्या देखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। अब जब बात करते हैं पीरियड के अंदर तो हम बात करेंगे, डील करेंगे डेल्टा ईएन के साथ, और पीरियड ग्रुप के अंदर बात करेंगे तो किससे बात करेंगे, साइज में। जब भी हमारे को जितने भी हम पीरियोडिक टेबल के अंदर कंसेप्ट पढ़ेंगे, पीरियड के अंदर अलग चलेगा ट्रेंड और ग्रुप के अंदर अलग चलेगा। ग्रुप के अंदर चलेंगे तो साइज डिपेंडेंट होगा और पीरियड के अंदर चलेंगे तो ईएन डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा ईएन डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे लिथियम की जो होती है ईएन वो 0.9 है और इसकी क्या है, क्लोरीन की 3, बेरिलियम की क्या हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, क्लोरीन की क्या हो रही है 3, बोरोन की क्या हो रही है 2 और क्लोरीन की कितनी है 3, ठीक है। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली डिफरेंस क्रिएट करोगे तो 2.1 है डेल्टा ईएन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। डेल्टा ईएन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डेल्टा ईएन ही डिक्रीज हो गया तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेल्टा ईएन के ऊपर। जब डेल्टा ईएन क्या हो रहा है कम तो थर्मल स्टेबिलिटी कम, आ गया ऑर्डर। बच्चों समझ में आई ना बात।
अब बात कर लेते हैं लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड। अब ये जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं ना फर्स्ट एक ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर। जब ये बेसिक है ना तो अब बात कर लेते हैं जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, एक एनाइन है, एक एनाइन स्पीशीज है। तो ये क्या होगा, पॉलीएटॉमिक है कि सिंगल एटॉमिक है, सिंगल एटॉमिक है। सिंगल एटॉमिक की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। तो हम बात कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के। बच्चों को बात समझ में आ गई है। अब बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की जो कि आपको ही करने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। अब जो ये एग्जांपल्स है ये सब आपको ही परफॉर्म करना है। ये आपका HW है, होमवर्क जिसे कहा जाता है, बच्चों को दिया जाता था स्कूल्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं ये चीजें आपको करनी है, आपको सॉल्व करके मेरे को अगले लेक्चर के अंदर बताना है। आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। आपकी थर्मल स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट खत्म हो चुका है, सब कुछ ऑलमोस्ट बॉन्डिंग का सब कुछ खत्म हो चुका है। हम बात करेंगे डाइपोल मूवमेंट की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बनते हैं उस पर। और फिर लास्ट में बात करेंगे वंडर वॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है साहब। तो अब बात कर लेते हैं। आपका सभी का धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।